This call is now being recorded. सारे लोग अपना अटेंडेंस डालेंगे अभी। ओके, गुड, वेरी गुड। स्क्रीन दिख रहा है? ओके, थैंक यू। हाँ, तो हम लोग पिछले क्लास में जो है मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने किया है? कोई डाउट है इसमें? ओके, जो लोग भी होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो लोग कर लेंगे होमवर्क, ठीक है, रेगुलर, नहीं तो फिर आपका छूटते चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैंने प्रैक्टिस सेट 1.4 करने के लिए दिया था। ये हो गया है, इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट इन प्रैक्टिस सेट 1.4? नो डाउट। ओके, वेरी गुड। So, our next topic, application of simultaneous equations. Simultaneous equations तो अभी तक हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा कि हाउ वी कैन सॉल्व इट, एंड अब हम लोग सीखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस का एप्लीकेशन क्या है, मतलब एप्लीकेशन का मतलब उसका यूज, उपयोगिता क्या है उसका, ठीक है। आखिर हम लोगों ने ये चीज सीखा तो इसका उपयोगिता क्या है हमारे लाइफ में, या फिर जैसे कि आप ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना मैथमेटिक्स में आपने सीखा है, तो आखिर उसका यूज क्या है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब यूज होता है। जैसे कि आप कहीं गए शॉप पे, कुछ सामान परचेज किए, तो वहां से कितना, मतलब आपने जैसे कि 500 पे किया, उसने जैसे कि आपने 300 का कोई सामान परचेज किया, ठीक है, और उसने फिर आपने 500 का नोट दिया उसको, शॉपकीपर को, उसने 200 रिटर्न किया। तो 200 कहाँ से आया? उसने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन करने का फायदा यहाँ पे हुआ कि ये हमको समझ आया कि अगर शॉपकीपर को मैं इतना दूंगा, इतना का सामान मैंने परचेज किया है, तो वो कितना रिटर्न करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे कि आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, मैत्री, आपको कोई प्रॉब्लम है? एनी डाउट? इसमें प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 4। ओके, जैसे कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको क्या करना है कि 1/3x प्लस वाई है, ठीक है, इसको u एज्यूम कर लो, फिर 3x माइनस वाई है, ठीक है, तो ये पूरे को u एज्यूम कर लो, और फिर इसको भी u एज्यूम कर लो, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे 2 है तो 1/2u होगा। और फिर नीचे में यस, तो थोड़ा वो तो हार्ड होगा ही, ठीक है। फिर नीचे वाला जो है ये सेकेंड वाला, इसको भी एज्यूम कर लो, ठीक है। हाँ, मैंने होमवर्क आप लोगों का चेक किया है। कुछ बच्चों ने क्या किया है कि टोटल होमवर्क नहीं किया है, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि होमवर्क सेंड ही नहीं किए हैं। पता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है, ठीक है। फिर आपका फिर आपको दिक्कत होगा आगे का चैप्टर समझने में, ठीक है, तो बी केयरफुल। उसके बाद फिर आप इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाँ,
नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, तो एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इससे हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये हमारा यूज में आता है। जैसे कि ये एक दिया हुआ है कि आई एम सार्थक, ठीक है, और बोल रहा है कि माई प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर। कोई एक सार्थक है, उसका प्रेजेंट एज जो है वो एक्स ईयर है। एंड अनदर इज आई एम साक्षी, एक साक्षी है जो कि उसका एज जो प्रेजेंट एज है वो वाई ईयर है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है ये कि द सम ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको इक्वेशन फॉर्म में। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर इट? ये आपका एक स्टेटमेंट है, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। तो सम ऑफ मतलब प्रेजेंट एज किसका, ये सार्थक का, सार्थक का भी प्रेजेंट एज एक्स है और साक्षी का वाई है। तो इनका प्रेजेंट एज जो होगा वो होगा एक्स प्लस, गुड आंसर, ठीक है, सबने यही आंसर किया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। फिर नेक्स्ट है ये बोल रहा है 4 years एगो साक्षी एज वाज 3 years लेस देन सार्थक एज एट दैट टाइम। ये कोई निकाल सकते हो? ओके, देखो यहाँ पे जैसे कि सार्थक है, उसका अभी का एज क्या है, एक्स ईयर है, साक्षी का अभी का एज वाई ईयर। तो 4 साल पहले अगर जाते हैं, 4 साल पहले, अभी सपोज आप 10th क्लास में हो, आप 10th क्लास में हो, ठीक है, आप अभी 15 years के हो। तो अगर मैं पूछूं कि 4 साल पहले आपका एज क्या था, तो 15 - 4 करोगे, ठीक है, तो ये कितना होगा, 11 year, 4 year एगो। अगर कोई अभी 14 year का है, तो उसका 4 साल पहले कितना एज होगा, 10 year होगा, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे कि एक सार्थक का एज जो है वो क्या होगा, x - 4, 4 साल पहले का। और साक्षी का एज क्या होगा, y - 4, ठीक है। ये तो हम लोगों ने निकाल दिया। अब नेक्स्ट चीज है, उसको फिर से रीडिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 4 year एगो साक्षी एज वाज 3 years लेस देन सार्थक एज एट दैट टाइम। मतलब कि 4 साल पहले जो साक्षी का एज था वो 3 साल कम था सार्थक के एज से। तो सार्थक का एज क्या है, एक्स एक्स ईयर, x - 4 year, और साक्षी का एज जो है वो y - 4 है। तो मतलब 4 साल पहले 3 year कम था किससे, सार्थक से, ठीक है। यानी कि सार्थक का एज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सार्थक का एज होगा x - 4, जो कि ग्रेटर देन होगा साक्षी के एज से। तो जो ज्यादा होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कितना ज्यादा है, तो 3 year है, तो आपका इक्वेशन ये होगा, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, तो यहाँ पे x - 4 है और यहाँ पे -y, फिर यहाँ पे माइनस माइनस +4 होगा। तो ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन होगा वो होगा x - y = 3। ओके। फिर एक और स्टेटमेंट है, सार्थक एज इज लेस बाई 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सार्थक का एज जो है वो 8 से कम है देन डबल ऑफ साक्षी एज। तो साक्षी का साक्षी कितनी साल की है, y years की, ठीक है। तो y years की है, तो इसका एज क्या होगा, 2y, ठीक है, साक्षी का एज 2y होगा। और फिर सार्थक का एज क्या है, x है, मतलब 8 से मतलब साक्षी की एज से 8 ईयर कम है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2y - x = 8।
ठीक है, आर्यन आपका भी ठीक है। ओके, x इक्वल टू 2y - 8, ये भी ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 8 ईयर कम हो रहा है तो इसमें x में ऐड कर दो, x प्लस 8 इक्वल टू 2y। ठीक है, कैसे भी इक्वेशन बनाओ, लेकिन आपका जो जैसे ये है इसको इंटरचेंज करोगे तो x को क्या करो, इस साइड लेके आ जाओगे तो -x होगा, तो ये वाला इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टेटमेंट दिया रहेगा, उससे स्टेटमेंट बनाना है और स्टेटमेंट बनाने के बाद उसको सॉल्व करना होता है। यही है आपका एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 1। ये क्या कर रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाई 2, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, ये बोल रहा है कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका लेंथ जो है वो ब्रेथ से डबल है। ठीक है, और डबल है और 2 ज्यादा है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेंथ एक रेक्टेंगल किस तरीके का होता है आपका, इस तरीके का रेक्टेंगल होता है। ये आपका रेक्टेंगल हो गया और रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो x है, मान लेते हैं x है ये। ठीक है, और ब्रेथ जो है वो y मान लेते हैं। तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज लिखना जरूरी है सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है एंड ब्रेथ इज y सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कौन कौन सा कंडीशन है, एक कंडीशन तो ये है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अब पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, यही होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ये होगा आपका इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे मैंने क्या एज्यूम किया है, x, और ब्रेथ की जगह पे y। तो अब ये हो जाएगा इक्वेशन आपका, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40, और इसको 2 को इधर से इधर डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे होगा x प्लस वाई इक्वल टू 20। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग डिनोट करेंगे। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाई 2। तो यहाँ पे होगा आपका लेंथ जो है ये एक्स होगा, और ब्रेथ को डबल करते हैं और डबल करके इसमें 2 ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये होगा लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 2y+2। अब होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, x और y को लेफ्ट साइड, x और y वाले टर्म को लेफ्ट साइड रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन मिला और दो वेरिएबल है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, या फिर आप ग्राफ पेपर पे उसको ड्रॉ करके बनाओ, या फिर मैंने लास्ट टाइम में पढ़ाया था क्रेमर्स रूल, और उसको डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग जो लास्ट में मैंने पढ़ा है क्रेमर्स रूल, उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन हो गया आपका, फिर डी निकालेंगे तो डी इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू होगा आपका, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है तो -2 लिखेंगे। जिन्होंने अभी तक डिटर्मिनेंट मेथड नहीं समझा है वो लोग ध्यान देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो ये कैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर इधर से
तो 1 इंटू -2, 1 इंटू -2, फिर माइनस करेंगे, फिर माइनस साइन देकर के फिर ये वाला डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 इंटू 1, ठीक है, ये 1 इंटू 1 हुआ। तो 1 इंटू -2 डेट इज -2, माइनस 1 इंटू 1 डेट इज 1, -2 - 1 इक्वल टू -3। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड dx। dx कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x वाले पार्ट को हाइड करेंगे और बाकी जो है उसको हम लोग रखेंगे। तो देखिए हम लोग x वाले के टाइम में क्या करते हैं, dx कैलकुलेट करते समय कांस्टेंट टर्म को पहले लिखते हैं। यहाँ पे 20 होगा, फिर 2 होगा, फिर नेक्स्ट 1 और -2, 1 और -2, फिर 20 इंटू -2, 20 इंटू -2, फिर 1 इंटू 2 -1 इंटू 2, 20 इंटू -2 डेट इज -40, 1 इंटू 2 डेट इज 2, और ये माइनस है तो -40 -2 डेट इज -42। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट dy। हाउ वी विल कैलकुलेट इट हेयर, देखिए यहाँ पे dy का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए y वाले टर्म को हाइड करते हैं, फिर x वाले टर्म को पहले लिखेंगे, तो x वाले टर्म को 1 1 है तो 1 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 20 और 2 है तो 20 और 2 लिखेंगे। ठीक है, ये काफी इजी है, ये d dx dy लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं ना है। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनली, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर 20 इंटू 1, यहाँ पे हुआ 20 इंटू 1 और बीच में माइनस का साइन देते हैं, फिर 2 इंटू 1 2 माइनस 20, 2 - 20 इक्वल टू -18। फिर नेक्स्ट x इक्वल टू dx by d and y इक्वल टू dy by d। dx is -42 and d is -3, तो -40 divided by -3 that is 14, and y equal to dy by d and dy equal to -18 and d equal to -3, -18 divided by -3 that is 6. So the length of rectangle is 14 and the breadth is 6 centimeter। हम लोगों ने पहले माना था कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो y सेंटीमीटर है। x का वैल्यू जो आया वो लेंथ होगा और y का जो वैल्यू आया वो ब्रेथ होगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो था सिंपल क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया होगा। ओके, फिर भी अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कुछ वाचेस दिख रहे हैं, तो ये कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट का यूज करके हमको जिसमें इसमें जो कुछ क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। क्या है, एक सेल ओनली फॉर 2 days, जैसे कि आप लोग देखते होंगे फोन में बहुत सारा चीज इस तरीके का एड वगैरह आपको दिखता होगा, तो वैसे ही एक एड की तरह है ये। I have some analog wrist watches and some digital wrist watches. I am going to sell them at a discount. ठीक है, एक कोई मतलब एक एडवर्टीजमेंट है, इसमें दिया हुआ है कुछ रिस्ट वॉचेज है एनालॉग और कुछ डिजिटल वॉचेज है, और वो क्या है कि वो कुछ डिस्काउंट पे सेल कर रहा है। तो सेल ऑफ फर्स्ट डे का जो सेल है वो क्या है, एनालॉग वॉच जो है वो 11 सेल हो रहा है, मतलब 11 वॉचेज जो है वो सेल हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट डे है डिजिटल वॉचेज जो है वो फर्स्ट डे 6 वॉचेज सेल हो रहे हैं और रिसीव्ड अमाउंट जो है वो 4330 रुपीज है। नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे 22 वॉचेज सेल हो रहे हैं और डिजिटल वॉचेज जो है वो 5 सेल हो रहे हैं। ठीक है, और रिसीव्ड अमाउंट है 7330।
फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ ईच टाइप। मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि एनालॉग वॉच का और डिजिटल वॉच का क्या सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेंगे कि एनालॉग वॉच का जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपीज है और डिजिटल वॉच का जो सेलिंग प्राइस है वो Y रुपीज है। जैसे कि इसको समझने के लिए सिंपली अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, अगर आपको 2 कॉपीज मतलब 2 नोटबुक परचेज करना है, ठीक है, और 4 पेन्स लेने हैं आपको, 4 पेन्स और 2 नोटबुक, ठीक है, ईच प्रत्येक नोटबुक बुक का जो वैल्यू है वो आपका 20 रुपीज है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 20 लिखेंगे प्लस अगर पेन का वैल्यू पेन मान लो कि एक पेन 5 रुपीज में मिलता है तो 4 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से एनालॉग वॉच जो है वो एक एनालॉग वॉच 100 रुपीज में मिलता है, 11 जो है वो कितना मिलेगा, 11 इंटू एक्स। और डिजिटल वॉच अगर एक वाई में मिलता है तो 6 में कितना होगा, 6 इंटू वाई। इन दोनों का सम करेंगे तो वो आपका इतना होगा। उसी तरीके से इसके लिए भी करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच इज 100 रुपीज एंड डिजिटल वॉच इज बी Y रुपीज। देन फर्स्ट कंडीशन से क्या होगा, 11x प्लस 6y इक्वल टू दिस। सेकेंड कंडीशन से क्या होगा, 22x प्लस 5y। यहाँ पे देखिए एनालॉग का क्या है, 22 है तो 22 इंटू एक्स, और डिजिटल वॉच के लिए 5 इंटू वाई। तो 22x प्लस 5y इक्वल टू 7330। ये आपका दो इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसको आप चाहो तो डिटरमिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर कोई दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 6 है और यहाँ पे 12 है y वाले टर्म में। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे भी 12 हो जाएगा और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर सॉरी यहाँ पे 12 नहीं है, ओके ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम 12 से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 जो है वो 22 होगा और यहाँ पे भी 22 है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका न्यू इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, 11x इंटू 2 22x, 6y इंटू 2 12y एंड 4330 इंटू 2 8660। अब ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। इस तरीके से जैसे जैसे स्टेप में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम लोग लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। ऐसे लिखने से आपको क्या होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा बोर्ड का, उसको समझ में आएगा कि आपने किया क्या है। ठीक है, तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे होगा -7y और यहाँ पे होगा -1330। तो y का वैल्यू हो जाएगा 190। ठीक है, कैसे हुआ, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जो 7 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 1330 डिवाइड बाई 7, इसको डिवाइड करोगे तो 190 मिलेगा। फिर नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, और इसको किसी भी इक्वेशन 1 या फिर 2 में किसी में रखो और वहां से x का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे y का वैल्यू 190 पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे 11x प्लस 6 इंटू 190 इक्वल टू दिस 11x प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन ये होगा
फिर 11x इक्वल टू इसका सब, इसको इधर लेके आएंगे, इस वाले टर्म को राइट साइड लेके आएंगे, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 1140, माइनस करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा, और फिर इसको डिवाइड करेंगे, 11x इक्वल टू इतना है, तो ये हो जाएगा 3190 डिवाइड बाई 11। इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे होगा आपका x का वैल्यू 290। ठीक है, तो x और y का वैल्यू तो मिल गया, तो हमसे पूछा क्या गया है, तो वही चीज पूछा गया है कि एनालॉग और डिजिटल वॉच का जो वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, तो एनालॉग के लिए हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, x, तो ये हो गया 290, और डिजिटल के लिए हमने y एज्यूम किया था, तो y का वैल्यू 190 है, तो 190 होगा। ठीक है, तो फिर लास्ट में एक लाइन लिख भी देंगे कि द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच इज 290 रुपीज एंड ऑफ ईच डिजिटल वॉच इज 190 रुपीज। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके मतलब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको बहुत जगह ये क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिलता है। ठीक है, और तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। The next statement है the same boat travels 36 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 13 hours। बोल रहा है कि एक बोट है जो कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई रिवर है, ठीक है, ये कोई रिवर है, जो वाटर करेंट है, मतलब जल धारा है, मतलब पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा जिस डायरेक्शन में आपका पानी बह रहा है, उस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं, ठीक है, उस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अगर ये वाटर करंट इस तरीके से बह रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाएं, अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप स्ट्रीम। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना था। तो एक चीज यहाँ पे आप सोचो कि अगर हम लोग जो पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है, उसके अगर हम अपोजिट चलते हैं, तो क्या होगा कि हम लोग आगे बढ़े, जिस स्पीड से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जितना स्पीड से तुम्हारा पानी बढ़ रहा है, उतना हम लोग पीछे आ जाएंगे। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में अगर चल रहा है, मतलब जिधर पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो क्या होगा, जिस स्पीड से तुम्हारा पानी बह रहा है और मेरे बोट का जो स्पीड है, वो दोनों क्या होगा, दोनों में स्पीड दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएगा, और दोनों के अपोजिट चल रहे हैं, तो वहां पे सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में यही चीज हमको समझना था कि अगर अप स्ट्रीम में चलेंगे तो वहां पे सब्ट्रैक्शन होगा स्पीड का, और डाउन स्ट्रीम में अगर हम चलते हैं तो वहां पे एडिशन होगा स्पीड का। ठीक है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। ये सब को क्लियर हो गया, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप बोलिएगा, मैं फिर से इसको बता दूंगा। ठीक है,
ओके गुड। तो अब यहाँ पे टू स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करेंट। वाटर करेंट मतलब होता है आपका जो पानी का बहाव है उसका स्पीड, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर का मतलब होता है आपका जैसे कि पॉन्ड है कोई, पॉन्ड में वाटर क्या है, एक जगह स्टील वाटर रहता है, मतलब वो बहता हुआ नहीं, ठीक है, एक जगह स्थिर है, उसको हम लोग स्टील वाटर बोलेंगे। और वाटर करंट जो है वो जिस स्पीड से तुम्हारा वाटर का बहाव हो रहा है उसको हम लोग वाटर करंट बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज y किलोमीटर पर आवर, मतलब जो पानी का बहाव है वो आपका y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हो रहा है, और जो बोट का स्पीड है स्टील वाटर में वो x किलोमीटर पर आवर है। ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो चीज मैंने समझाया है कि डाउन स्ट्रीम में अगर स्पीड की बात हो रही होगी तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका इधर ये आपका बोट यहाँ पे ये सपोज इधर की तरफ आपका वाटर फ्लो कर रहा है, मतलब इधर की तरफ आपका बह रहा है पानी, ठीक है। तो इधर की तरफ अगर ये बोट वाला इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, अगर सपोज ये x किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से इसका बोट चल रहा है और वाटर का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा और यहाँ पे होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये अगर x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है और इधर पानी y के स्पीड से बह रहा है तो यहाँ पे होगा x माइनस वाई, ठीक है। तो अगर अप स्ट्रीम का बात करें स्पीड का, तो उसका स्पीड होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर नेक्स्ट है हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम क्यों किए। अब तो आप बोलोगे कि यहाँ पे इसकी जरूरत क्या है। तो जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें आपका जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि डिस्टेंस यहाँ पे किलोमीटर में है तो जो भी आपका इक्वेशन बनेगा वो सारा एक ही डायमेंशन होना चाहिए, या तो वो टाइम में होना चाहिए या डिस्टेंस में होना चाहिए या फिर स्पीड में होना चाहिए, ठीक है। अगर स्पीड में होगा तो सारा चीज स्पीड का ही होगा, डिस्टेंस का होगा तो सारा कुछ डिस्टेंस का होगा, टाइम का होगा तो सारा कुछ टाइम का होगा, ठीक है। तो ये चीज अभी क्लियर हो जाएगा। और तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, तो 16 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम में, तो टाइम क्या होगा 16 डिवाइड बाई ऑफ स्ट्रीम का स्पीड क्या है x माइनस वाई, तो ये होगा 16 डिवाइड बाई x माइनस वाई। किसका, वो बोट जो है वो 16 किलोमीटर टाइम टेकन मतलब होगा उसका। एंड 24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, तो 24 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या होगा, ये टाइम और ये टाइम दोनों टाइम लगा है ना उसको फर्स्ट कंडीशन से, तो होगा 16 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 24 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब टोटल टाइम उसको कितना लगा है, तो 6 आवर का उसको टोटल टाइम लगा है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड इक्वेशन यहां से बनाएंगे। बोल रहा है कि 36 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, 36 डिवाइड बाई ऑफ स्ट्रीम का बात हो रहा है तो यहाँ पे स्पीड होगा x माइनस वाई। फिर डाउन स्ट्रीम में कितना है 48 किलोमीटर, तो 48 यहाँ पे होगा प्लस 48 डिवाइड बाई, अब डाउन स्ट्रीम का कितना स्पीड है, तो x प्लस वाई है तो x प्लस वाई लिखेंगे।
ये होगा किसके इक्वल, तो टोटल टाइम उसको लगता है 13 आवर, ठीक है, तो यहाँ पे 13 होगा। तो ये लिखने का क्या मकसद था आपको, 36/x-y, ये क्या है आपका टाइम है, ये भी आपका क्या है 48/x+y, ये भी टाइम है, और 13 आवर ये भी टाइम है, और ये भी आपका 36 क्या है, 36 जो है वो किलोमीटर में है 36 किलोमीटर में है, और x-y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 48 जो है वो भी किलोमीटर में है, और x+y किलोमीटर पर आवर में है। तो ये दो जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको आवर में होगा, और ये भी आवर में होगा, और 13 भी आवर में है, तो तीनों आवर में है ना, तो यानी कि ये इक्वेशन जो फॉर्मेशन हुआ है वो आपका करेक्ट है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे हो गई ये फर्स्ट इक्वेशन। तो अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा है। अगर 1/x-y है तो इसको हम लोग m से रिप्लेस कर देते हैं, और 1/x+y इक्वल टू y को n से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया है उनको, मतलब जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग डेली का होमवर्क करते जाइए। यहाँ पे 16m हो जाएगा प्लस 24n इक्वल टू 6, फिर यहाँ पे होगा सेकेंड इक्वेशन से 36m प्लस 48n इक्वल टू 13। तो ये दो इक्वेशन मिल गया, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को जब सॉल्व करिएगा तो m का वैल्यू जो आएगा वो 1/4 आएगा, और n का वैल्यू 1/12 आएगा। तो ये आप लोग कर लीजिएगा सॉल्व इसको। फिर नेक्स्ट है हम लोग m और n को फिर से रिप्लेस कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू से। तो 1/x-y को 1/x-y इक्वल टू m, और m का वैल्यू क्या है 1/4, तो x-y इक्वल टू होगा आपका x-y इक्वल टू 4। फिर नेक्स्ट था 1/x+y इक्वल टू n का वैल्यू 1/12, 1/12। तो यहाँ से x प्लस दोनों इसका रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, तो यहाँ पे होगा x+y इक्वल टू 12। तो ये आपका एक इक्वेशन होगा, लेकिन हमको यहाँ तक m और n का वैल्यू निकाल करके थोड़ी ना छोड़ना है, हमको x और y का वैल्यू चाहिए, ठीक है, x और y का वैल्यू चाहिए। तो इन दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या है, यहाँ पे देखो -y है और यहाँ प्लस y है, दोनों को ऐड कर दो, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 16, 16 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा x इक्वल टू 8, और y इक्वल टू होगा आपका 4। तो हमने पहले क्या माना था कि बोट का स्टील वाटर स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर होगा, और स्पीड ऑफ वाटर करंट जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, next question, a certain amount is equally distributed among certain number of students. Each would get ₹2 less if 10 students were more, and each would get 6 rupees more if 15 students were less. Find the number of students and the amount distributed. बोल रहा है कि कुछ अमाउंट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बच्चों पे, और अगर 10 स्टूडेंट्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो सबको 2 रुपीज मतलब 2 रुपए जो है वो कम मिलते हैं, और अगर 15 स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं
तो सबको 6 रुपीज ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे और कितने द अमाउंट मतलब कितना अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो y थे और प्रत्येक स्टूडेंट को मतलब ईच स्टूडेंट को y रुपीज मिला। ठीक है, तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना होगा? जैसे कि अगर मान लो कि 50 रुपीज है, ठीक है, उसको 10 बच्चों के बीच बांटना है, क्या होगा 50/10, तो ये होगा 5 रुपीज ईच को मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर अमाउंट जैसे कि 10 रुपीज जो है वो प्रत्येक बच्चे को मिल रहा है और मान लो कि 40 स्टूडेंट है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 400। सेम उसी तरीके से y नंबर ऑफ स्टूडेंट है मतलब y स्टूडेंट है, सॉरी x स्टूडेंट्स है और y जो है वो एक लड़के को जो है वो y अमाउंट दिया जा रहा है, तो ये होगा आपका टोटल अमाउंट XY। फिर फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें कि ईच वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वेयर मोर, मतलब 10 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो प्रत्येक को 2 रुपए कम मिलते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स कितने हैं x हैं, अब 10 हम लोग उसमें इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब स्टूडेंट्स x + 10 होगा और रुपए जो है वो प्रत्येक पे कम हो जा रहा है, तो पहले y मिलता था अब मिलेगा y-2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा वो xy होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू वाई xy, फिर x इंटू -2 तो -2x और फिर 10 इंटू वाई 10y और फिर 10 इंटू -2 -20 इक्वल टू xy। और ये xy और ये xy कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका इक्वेशन हो जाएगा -2x + 10y = 20, देयरफॉर -x + 5y = 10। ठीक है, 2 से पूरा इक्वेशन में डिवाइड किया हो गया फर्स्ट कंडीशन से। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि अगर 15 स्टूडेंट कम हो जाते हैं तो 6 रुपीज ज्यादा मिलता है, तो पहले स्टूडेंट x थे अब 15 उसमें कम कर देंगे, तो अब हो जाएगा x - 15 और अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर गया है तो अब अमाउंट होगा y + 6। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू सेम ही होगा xy, लेकिन उतना ही अमाउंट ना डिस्ट्रीब्यूट करना है चाहे लड़के बढ़े या फिर घटे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा xy + 6x - 15y - 90 = xy। तो यहाँ से आपका इक्वेशन जो होगा वो होगा 2x - 5y = 30। अब यहाँ पे एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 40 आएगा और y का वैल्यू जो है वो आएगा आपका 10। तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हो जाएगा, वो पूछा है क्वेश्चन में xy, तो x का वैल्यू 40 इंटू y का वैल्यू 10, तो ये हो गया 400। और क्या क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, तो उसके लिए हम लोगों ने माना था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x थे और x का वैल्यू जो है वो 40 आया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 40। ठीक है, तो देयरफॉर ₹400 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है a 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digits। ये एक पहला स्टेटमेंट है।
if the digits are reversed the new number is 198 more than the old number. ये सेकेंड स्टेटमेंट. Also the sum of extreme digits is less than the middle digit by unity. Find the original number. ये बोल रहा है कि एक 3 डिजिट का नंबर देना है. तो 3 डिजिट का नंबर क्या होता है? यहाँ पे होगा आपका वंस, फिर होता है टेंस, फिर होता है 100. ये आपका 3 डिजिट नंबर कुछ इस तरीके का होता है. फिर ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है. 3 स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट का बात करें तो ये बोल रहा है कि जो 3 डिजिट नंबर है वो इक्वल टू है, मतलब इक्वल है 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स. मतलब इन तीनों डिजिट का जो सम है, ठीक है, उस सम से वो 17 टाइम्स जो है वो 3 डिजिट नंबर है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, मतलब उसको अगर उल्टा कर देते हैं, मतलब वंस को 100 के प्लेस पे रखते हैं और 100 को वंस के प्लेस पे रखते हैं, तो वो जो जैसे कि एक नंबर है 681, ठीक है, इसका रिवर्स क्या होगा? 186 होगा ना. तो जब हम उसको रिवर्स कर देते हैं तो उसका जो न्यू नंबर है वो 198 ज्यादा होगा ओल्ड नंबर से. ऑल्सो उसके बाद क्या लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी. अगर हम सम करते हैं एक्सट्रीम डिजिट का, एक्सट्रीम डिजिट कौन कौन सा होगा? ये और ये, मतलब लास्ट वाला, अंतिमा वाला, ठीक है. तो वो जो मिडिल डिजिट है वो एक ज्यादा है, ठीक है. अगर इन दोनों का सम करते हैं तो मिडिल वाले से इन दोनों का सम एक कम है, ठीक है, और मिडिल वाला एक ज्यादा है. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट द डिजिट इन 100 प्लेस, मतलब यहाँ वाले प्लेस पे उसको x मान लेते हैं और वंस प्लेस वाले को y मान लेते हैं, ठीक है. फिर ये होगा 100 प्लेस पे x होगा और यूनिट प्लेस पे y होगा. और टेंस प्लेस पे क्या होगा? तो टेंस प्लेस वाला यहाँ से हम लोग निकालेंगे. इस स्टेटमेंट को पढ़िए और इससे निकालेंगे. तो दोनों का सम x प्लस वाई, और एक क्या है, मिडिल वाला एक ज्यादा है सम से, तो +1 किए हैं. यूनिटी का मतलब 1, ठीक है. तो 100 के पोजीशन पे x होगा, टेंस के पोजीशन पे ये होगा और यूनिट के प्लेस पे ये होगा. फिर आपका 3 डिजिट नंबर कैसे बनता है? तो जैसे कि पता है हमको, ये एग्जांपल देखिए 186 है, ठीक है. 186 को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू 100, मतलब पहले जो 100 प्लेस पे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर टेंस पोजीशन पे जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. इस तरीके से लिखते हैं. सेम टू सेम यहाँ पे आपका, यहाँ पे वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स में भी हम लोग वही चीज करेंगे. 100 प्लेस वाले को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आपका 3 डिजिट नंबर हो गया. इसको सॉल्व करिएगा तो ये होगा 110x प्लस 11y प्लस 10, ठीक है. एक और चीज बोला है, हाँ ये चीज तो हो गया, ये चीज तो लिखा गया. और सारे ये फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, तो इसका डिजिट का सम क्या होगा? एक ये वाला x प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई, ये यहाँ पे लिखा गया है. तो इसका सम करिएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 1.
और पहला कंडीशन बोला है कि जो नंबर है वो 17 टाइम्स है किसके, सम ऑफ इट्स डिजिट। तो जो नंबर है वो 17 टाइम्स है उसके सम के डिजिट का। तो यहाँ पे गिवन नंबर क्या है, तो गिवन नंबर है 110x प्लस 11y प्लस 10, यहाँ पे लिखेंगे। फिर 17 इंटू सम ऑफ डिजिट्स ये वाला, ठीक है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 17 इंटू टू एक्स, तो यहाँ पे होगा 34x, फिर 17 इंटू टू वाई, ये होगा 34y, 17 इंटू 117, तो यहाँ पे x और y के रूप में इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 76 माइनस 23y इक्वल टू 7। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। फिर नेक्स्ट इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट स्टेटमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि डिजिट को रिवर्स कर देते हैं। तो जो न्यू नंबर होगा वो 98 ज्यादा होगा ओल्ड नंबर, तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसका जैसे कि रिवर्स किए तो ये होगा 681। अब 600 के पोजीशन पे चला गया, तो मतलब ये वंस वाले पोजीशन पे था तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब 100 के पोजीशन पे चला गया तो 100 से मल्टीप्लाई। तो सेम टू सेम इसमें भी ये वाला यूनिट प्लेस वाला 100 पे चला जाएगा, तो y के साथ 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्या होगा 100y प्लस 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 फिर प्लस एक्स। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये मिलेगा, ठीक है। और गिवन नंबर क्या है, मतलब जो पुराना नंबर है वो ये है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बनाया था ना ये गिवन नंबर ये। अब सेकेंड कंडीशन में गिवन नंबर प्लस 198 इक्वल टू न्यू नंबर, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में बोला है कि जो न्यू नंबर है वो 198 ज्यादा है गिवन नंबर से। तो गिवन नंबर में 198 कर देंगे तो वो हमको न्यू नंबर मिलेगा। तो गिवन नंबर के जगह पे गिवन नंबर का वैल्यू लिखते हैं, इसको इसको यहाँ पे लिखते हैं प्लस 98 198, फिर न्यू नंबर जो है वो ये है तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो ये मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे 99 कॉमन करके कट कर दोगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। फिर ये हो गया सेकेंड और यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से सॉल्व करने पे y का वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा आपका 3, और x का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये होगा 1। तो 1 मिल गया और y का वैल्यू 3 हो गया। तो अगर गिवन नंबर पूछूं तो y का वैल्यू 3 है तो 3 को हमने क्या माना था 1 पोजीशन पे, तो 3 होगा। फिर 100 पोजीशन पे x का वैल्यू था तो 1 होगा। फिर 10 पोजीशन पे क्या था तो आपका x प्लस y प्लस 1 था, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे 5 होगा। तो जो नंबर था वो हो गया आपका 153, ठीक है। तो द नंबर इज 153। ये क्लियर हुआ, ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इजी है। एनी डाउट इन इट? ओके, प्रैक्टिस सेट 1.5 है आगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हमारे पास 5 मिनट्स का टाइम है तो उसमें ये हो जाएगा।
तो टू नंबर्स डिफर बाय थ्री, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे टू स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट से हम लोग टू इक्वेशन निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि टू नंबर्स डिफर बाय थ्री, तो क्या होगा, जो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। ठीक है, लेट द नंबर इज एक्स एंड अनदर नंबर इज वाई। तो एक्स वाई हमने एज्यूम कर लिया, तो उसका डिफरेंस अगर मान लेते हैं तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री। ठीक है, चूंकि यहाँ पे डिफरेंस कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द ग्रेटेस्ट नंबर इज एक्स एंड स्मॉलर नंबर इज वाई। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू थ्री, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो बोल रहा है कि स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करेंगे और ग्रेटर नंबर का थ्राइस करेंगे, तो उसका सम जो है वो 19 हो रहा है। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर y है, तो यहाँ पे 2y करेंगे और थ्राइस द ग्रेटर नंबर x है, तो यहाँ पे 3x करेंगे। तो ये इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। ये आपका रेक्टेंगल है और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी टाइप का दिया हुआ है, ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आज आपका होमवर्क जो है वो प्रैक्टिस सेट 1.5 है। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। तो आज आपका ये जो है चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, प्रॉब्लम सेट 1 है, तो ये प्रैक्टिस सेट 1.5 भी कर लीजिएगा। और प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ग्राफ वाला है, तो इसको अभी स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ग्राफिकल मेथड से करना है, इसको भी स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसको इसको कर लीजिए। तो आपका आज का होमवर्क हो गया, प्रॉब्लम सेट 1 का 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और नेक्स्ट डे मैं टेस्ट ले लूँ एक फर्स्ट चैप्टर का। ओके, तो नेक्स्ट डे इसको अभी कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे, जो होगा वो मैं वो इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, तो आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय बाय, टाटा बाय बाय सबको। मैत्रे, एनी डाउट, कुछ पूछना है?